हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम बता दें आपको, हम आपको फिजिक्स का मॉक टेस्ट 2 कराने के लिए जा रहे हैं। फिजिक्स का मॉक टेस्ट हम पहला आपके लिए करा चुके हैं। यदि किसी ने पहला वाला मॉक टेस्ट नहीं देखा हो तो उसको देख लें, और प्रयार सर की इंग्लिश की क्लासेस भी कंटिन्यू आ रही हैं, उनकी क्लासेस को जाकर देखें जिसने भी नहीं देखी हैं। और यह आपका फिजिक्स का मॉक टेस्ट 2 होने वाला है। पहला करा दिया है, जिसने नहीं देखा वो देखें जाकर, और इंग्लिश की क्लासेस भी कंटिन्यू आ रही हैं। सभी को ध्यान से देखना है। आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। और ये क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। इसी नाम से अपने कोचिंग के मतलब, और ये चैनल है, इसी नाम से आपका ऑफिशियल चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम पर। आप उसको वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम टू टाइम वहाँ पे लिंक, पीडीएफ्स, अपडेट जो भी होता है आपको दी जाती है। तो यह है आपका पहला क्वेश्चन। नीचे दिया गया संकेत किस गेट को प्रदर्शित करता है? इसमें आपको लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको राइट आंसर इसमें से फाइंड करना है। तो इसमें दिया है, ये कौन सा गेट है? तो हम आपको बता दें, यह एंड गेट है। यह एंड गेट होता है ऐसे। और जब और भी आगे आते जाएंगे, यह जो ऐसे होता है वह और होता है। यदि अगर इसके आगे यह नोट लग जाता है यहाँ पर, तो यह NAND हो जाता। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, ये सादा सिंपल है। तो ये सीधा सा एंड गेट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन 2 में h तथा 2h ऊंचाई से 2 गेंदें छोड़ी जाती हैं। इन गेंदों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है T बराबर अंडर रूट में 2h अपॉन G। तो यहाँ से T1 अपॉन T2 की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में H1 अपॉन H2 आएगा। इजिकल टू H1 का मान जो है H है, और जो H2 का मान है वो 2H है। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ थोड़ा अंडर रूट में। तो T1 अनुपात T2, ये T1 है, T1 अनुपात T2 इजिकल टू आपका निकल कर आएगा T1 अनुपात T2 आपका निकल के आएगा 1/√2। ठीक है, तो यह आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? यह आपको ऑप्शन नंबर ए में आपको राइट आंसर के रूप में देखने को मिल रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3। इसमें आपसे पूछा है जेनर डायोड का सही संकेत होता है। जेनर डायोड का सही संकेत होता है। तो इसमें आपको जेनर डायोड का सही संकेत निकालना है। तो जैसा कि हम बता दें, इसमें जेनर डायोड का सही संकेत ऑप्शन ए नंबर वाला है। ऑप्शन ए, जेनर डायोड का सही संकेत ऑप्शन ए वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4 करिए सॉल्व करने को तो कुछ नहीं। आज मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रखे हैं जो कि बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। आज की क्लास में 25 क्वेश्चन हमें रखें तो थोड़ा स्पीड बना के भी चलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है प्रत्यास्थ गुणांक जो केवल तरल में उपयुक्त होता है। तो इसका आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो इसका राइट आंसर हम बताने के लिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक केवल तरल में उपयुक्त होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यह डायरेक्ट एग्जाम में सीधे की सीधे आएंगे। इसमें कोई भी कहीं पर भी ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा आपके लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है।
अर्धचालकों का प्रतिरोधता पूर्णांक आपको बताना है। तो जैसा कि हम बता दें, अर्धचालकों का प्रतिरोधता पूर्णांक अल्फा जो होता है वह ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिर भी यदि अगर किसी को वीडियो में कोई भी डाउट हुआ करे, पेन से रिलेटेड या वॉइस से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता के जाना है। वीडियो को लास्ट तक देखा करें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके जाया करें। यह क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब हम कराने के लिए जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है RN। NV कक्षा के लिए हम बता रहे हैं, आप किसी भी के लिए निकाल सकते हैं। RN इजिकल टू, और RN प्रोपोर्शनल टू में होता है N स्क्वायर के, प्रोपोर्शनल टू में। ठीक है, यहाँ से हम ये रेशियो निकाल लेंगे। R4 इजिकल टू R1 इजिकल टू, जो n है वह चौथी कक्षा के लिए पूछ रहा है त्रिज्या, तो हो जाएगा 4/1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो R4, जो यहाँ से हम R4 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वो हो जाएगी इजिकल टू 16R1। यह आपको 16R1, जो R1 है जो और R0 है, वह आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? वह आपको ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 पर हम आ चुके हैं। यह भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जामों में भी आ चुका है। क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो कोणीय संवेग होता है, वो NH/2π होता है। यह क्वेश्चन एक इस तरीके से भी आ जाता है, कोणीय संवेग किसका गुणक होता है, तो उसमें होता है H/2π। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7। थोड़ा सुनने पर भी ध्यान दिया करो, ईयरफोन वगैरह लिया करो। यदि अगर स्पीड आपको थोड़ी कम लगा करे तो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट सुन सकें। यदि अगर आपको तेज करनी हो तो आप कर सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन दिया होता है। तो क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें दिया किसी चालक गोले के अंदर वैद्युत विभव, तो चालक के अंदर विभव नियत रहता है और सतह के तुल्य होता है। जो विभव सतह पर होता है वही चालक गोले के अंदर होता है। लेकिन यह कंडीशन ओनली वैलिड फॉर कंडक्टर, चालक के लिए। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चालक से सतह की ओर नियत रहता है और सतह के बराबर होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नियत ताप पर एक ठोस पदार्थ के इकाई द्रव्यमान को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। जो परिवर्तित करने के लिए आवश्यक हीट होती है, रिक्वायर्ड हीट होती है, तो वो होती है गलन की गुप्त ऊष्मा। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गलन की गुप्त ऊष्मा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कीजिए सॉल्व इसको। आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन बताने के लिए जा रहे हैं। तो यह थोड़ा कॉन्सेप्ट, मतलब सोचने पर आधारित क्वेश्चन था। यदि अगर किसी स्टूडेंट ने थोड़ा भी सोच लिया होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दिया होगा। इसमें दिया है 2, 3 और 5 ओम की प्रतिरोध समांतर क्रम में एक 10 वोल्ट के संचायक सेल से संयोजित किए गए हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य माना गया है, तो 3 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट यह है, जो समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर इक्वल होता है, मतलब सेम होता है। ठीक है,
तो चाहे 3 का पूछे, चाहे 5 का पूछे, चाहे 2 का पूछे, सभी का विभवांतर 10 वोल्ट ही होगा। समझे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। समझे? चाहे 3 का पूछ लेता, चाहे 5 का पूछ लेता, चाहे 2 का पूछ लेता, इसमें 3 का पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा, हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है त्रिज्या वाला, जो अनप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में त्रिज्या वाला फॉर्मूला होता है वृत्तीय पथ के लिए, आर नॉट इजिकल टू एम वी अपॉन ई वी। यहाँ पे ई की जगह पे क्यू भी रख सकते हैं क्योंकि यह आवेश होता है, या ई से लिख लो या क्यू से लिख लो, किसी से भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है ई अपॉन एम की वैल्यू। तो ई को इधर ले जाएंगे, एम को इधर ले आएंगे, तो ई अपॉन एम जो वैल्यू निकल के आएगी वो हुई, मैं कलर दूसरे से लिख देता हूँ, जो ई अपॉन एम की जो वैल्यू होगी वो वी अपॉन आर वी होगी। वी अपॉन आर वी आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ई अपॉन एम इजिकल टू वी अपॉन आर वी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 12 विवर्तन का प्रभाव प्रक्षेपित किया जा सकता है। विवर्तन का प्रभाव प्रक्षेपित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विवर्तन का प्रभाव ध्वनि एवं प्रकाश तरंगों में दोनों में प्रेक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 12 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 13 यह क्वेश्चन 13 है, यंग के द्विरेखा क्षेत्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है जब। तो फ्रिंज चौड़ाई का जो सूत्र होता है वह होता है बीटा इजिकल टू लैम्डा डी अपॉन डी। वो पर्दे के बीच की दूरी होती है, यह दो स्लिटों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे v इजिकल टू वी प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेट करेंगे इसे तरंग दैर्ध्य से। यंग के द्विरेखा क्षेत्र प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई बढ़ती है। बीटा कब बढ़ेगा? जब लैम्डा बढ़ेगा। लैम्डा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य बढ़ाई जाए। इसमें पूछा है फ्रिंज चौड़ाई कब बढ़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब तरंग दैर्ध्य बढ़ाई जाए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन 14 निरोधी विभव निर्भर करता है। ऑप्शन ए में दिया है आपतित प्रकाश के कोण पर। ऑप्शन बी में दिया है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। सी में दिया है पदार्थ की सतह की तीव्रता पर। ऑप्शन डी में दिया है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। अब आप बोलेंगे कि निरोधी विभव निर्भर किस पर करता है, तो आपको बता दो निरोधी विभव, आप कॉपी में नोट करके लिख लेना, निरोधी विभव फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करता है, ना कि तीव्रता पर। समझे? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब निर्भर किस पर करता है? निरोधी विभव फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सीधा से क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के कण होते हैं। नाभिक के कण मतलब जो नाभिक में अंदर होते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन वाले ऑप्शन कट जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं होते, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन वाले ऑप्शन कट गए, और इस नाभिक के अंदर पॉजिट्रॉन भी नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा है? बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन नाभिक के कण होते हैं, जो कि नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन 16। इसमें फॉर्मूला जो होता है 1.6 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ से निकलेगी? जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आवेश वाला Q = NE से, यहाँ से हमको N की वैल्यू निकालनी, N = Q/V, Q/V। अब यहाँ से Q आवेश का मान दिया हुआ है 1.6 अपॉन N = Q/E। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह यहाँ पे हमको रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब ये जो 10⁻⁻19 है वो ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो N की इलेक्ट्रॉन की संख्या की जो वैल्यू निकल के आएगी 10⁻19 निकल कर आएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें कोणीय संवेग का सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व आगुण I दिया हुआ हो तथा कोणीय वेग ω रेडियन/सेकंड दिया हो, तो कोणीय संवेग L = फॉर्मूला होता है I ω। जो दिया हुआ है उसके टर्म में ये फाइंड करेंगे। वैसे कोणीय संवेग का फॉर्मूला L = mv/rv होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर इसमें इसके टर्मों में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संवेग का इसमें सूत्र पूछा है, तो हम निकाल लेंगे P = mv से। P = mv से निकालेंगे तो m होता है किलोग्राम, v यहाँ पर वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर/सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से संवेग का जो यूनिट निकल के आ रहा है किलोग्राम × मीटर/सेकंड आ रहा है, जो कहाँ पे मिल रहा है आपको? जो आपको ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया है स्टीफन नियतांक सिग्मा जो होता है का मात्रक होता है। तो इसको आप निकाल लेंगे फॉर्मूले से, जो होता है E = सिग्मा T⁴। यहाँ से सिग्मा की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हम निकालेंगे E/T⁴। तो E का, अब यहाँ से सिग्मा की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो E का हम जो यूनिट रखेंगे वो होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर इंटू T है वो रख देंगे, उसका हम रख देंगे K⁴। अब हम इनको दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा वाट इंटू मीटर⁻⁻2 इंटू K⁴, जो कि आपको राइट ऑप्शन डी सी में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनको दोनों को ऊपर ले जाएंगे, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, पार्ट जो दिया ही हुआ है आपका। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण GP गुरुत्वीय त्वरण है पोल पर, एवं भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण GE इक्वेटर पर गुरुत्वीय त्वरण में आपको संबंध फाइंड करना है। तो जो होता है G = Gm/r² से आपको कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हैं। वैसे इसका फाइनल आंसर ऑप्शन डी होता है। इससे कैसे याद करेंगे? जो इक्वेटर पे उसकी त्रिज्या ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आपको गुरुत्वीय त्वरण कम देखने को मिलेगा, और पोल पर आर का वैल्यू कम होती है तो वहाँ पे आपको गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 21, पृथ्वी के केंद्र पर भार। तो हम बता दें भार का जो फॉर्मूला होता है W = mg। तो
पृथ्वी के केंद्र पर जो जी की वैल्यू होती है वो शून्य होती है। तो जब यहाँ पर जी की जगह पे शून्य रखेंगे तो W = 0 हो जाएगा। तो आपको फाइनली आप कह सकते हैं पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है? शून्य होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक किसके समतुल्य नहीं है? इसका मतलब है कि इसमें 3 जो मात्रक दिए हुए हैं विद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं और एक जो मात्रक दिया हुआ है वो है विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो आपको वही जो विद्युत क्षेत्र का नहीं है वो आपको फाइंड करना है। तो मैं आपको विद्युत क्षेत्र के जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मैं उसके आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, आप उसी से समझ जाएंगे, फिर हम बताएंगे इसको सॉल्व करके। E = F/Q एक फॉर्मूला होता है, तो इससे निकल के आएगा मात्रक F का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। एक तो मात्रक ये आ गया, ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं है, मैं खाली बता रहा हूँ कि कौन से मात्रक हैं। अब हम दूसरे फॉर्मूले से निकालते हैं। E = V/D। तो यहाँ से इसका निकल के आएगा वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब यहाँ से ही एक और निकल के आ जाएगा, जो V है उसका हम रख सकते हैं W/Q। तो कार्य और आवेश के अनुपात में हम V को फाइंड करते हैं, विभवांतर जो होता है, तो इंटू D जो है, तो यहाँ से इसका निकल के आएगा W का होता है जूल प्रति Q का हो जाएगा कूलम इंटू D का हो जाएगा मीटर। तो इससे निकला V ऑप्शन, इससे निकला D ऑप्शन। तो यह तीनों इसके मात्रक होते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कौन सा मात्रक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट के इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चुंबकीय पीरियड होता है, तो सीधा सा सिंपल सी बात है, चुंबकीय पीरियड एक सदिश राशि होती है, चुंबकीय पीरियड वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 24 कैथोड किरणें होती हैं, तो जो कैथोड किरणें होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन पुंज, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन पुंज होती हैं, उन पर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पुंज होती हैं, इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में वह चलती हैं कैथोड किरणें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपका लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परमाणु की आमाप, परमाणु का जो साइज होता है किस कोटि का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। परमाणु की आमाप की कोटि 10⁻⁻10 मीटर होती है। फाइनली आप इसको कहते हैं कि परमाणु के जो आमाप की कोटि होती है तो वह 1 एंगस्ट्रम की इक्वल टू होती है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रम का मान भी 10⁻10 मीटर होता है। यहाँ ऑप्शन में 10⁻10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में 1 एंगस्ट्रम भी दिया हो सकता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आपका 1 एंगस्ट्रम राइट आंसर हो जाएगा। अगली वीडियो में इसका परमाणु के जो अंदर जो नाभिक होता है उसका भी आकार आ जाएगा, तो उसका आकार वैसे 10⁻10 मीटर होता है, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आगे फिर भी वो 10⁻15 मीटर जो होता है, लेकिन फिर भी जो आगे आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सपोर्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, और अगली वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। थोड़ा हम पेन का और इम्प्रूवमेंट करने लगे हुए हैं, थोड़ा पेन सही से वर्क नहीं हो पा रहा है स्क्रीन पर। ठीक है ना, तो थोड़ा सपोर्ट का भी ध्यान रखना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपका सपोर्ट फुल होगा तो हम भी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला रहे हैं, और आगे भी और वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, आपका सपोर्ट फुल दिखना चाहिए। ठीक है, और फिजिक्स की एक वीडियो पहला मॉक टेस्ट आ चुका है, आप उसको देखिए। यदि किसी ने नहीं देखी हो, यदि देख ली हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
ठीक है। अब क्या है कि इंग्लिश की भी वीडियो कंटिन्यू करेंगे, तो इंग्लिश की क्लासेस भी आपको लेनी है, ठीक है। इंग्लिश की क्लासेस आपको डेली लेनी है। परिहार सर करा रहे हैं, उनके 2 मॉक टेस्ट आ चुके हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन एरर उनमें चल रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा इनका ध्यान रखना। अब हम चलते हैं वीडियो को ऑफ करने